पंडित जवाहरलाल नेहरू की 56वीं पुण्यतिथि है और 56 साल पहले आज ही के दिन 1964 में उनका निधन हुआ था। तो आपको मैं पहले तो अपना परिचय दे दूं कि मैं पीयूष बवेले हूँ। जिस हैसियत से आज आप लोगों से मुखातिब हूँ, ये किताब है नेहरू, मिथक और सत्य। नेहरू जी के कामकाज, उनके लिखे फैलाए गए भ्रम और दूसरी बातों को इसमें एक तरह से खंडन किया गया है, उनके जवाब दिए गए हैं। जवाब क्या दिए गए हैं? उनकी सच्चाई बताने की कोशिश की गई है तथ्यों के माध्यम से। और इसके अलावा जो उन्होंने काम किया है, वो सब भी मैंने इसमें कोशिश की। 5-6 साल की मेहनत के बाद ये किताब आई थी। तो अ, मुझे भी जब मैंने शुरू किया था काम, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं किस शख्सियत के बारे में काम शुरू कर रहा हूँ, इतना बड़ा उसका योगदान है। 2-4 चीज़ें जो ऐसी चलती-फिरती रहती हैं, टोने-टोटके टाइप की, छवि मलिन करने वाली, वही मैंने भी सुनी थी। लेकिन जब मैं पढ़ता गया तो दृष्टि ही बदल गई। तो क्योंकि अब मैं नेहरू, मिथक और सत्य के लेखक से आप मुखातिब हैं, तो सबसे पहले मैं शुरुआत उस मिथक से कर रहा हूँ जो आजकल मार्केट में बहुत ट्रेंड कर रहा है। और वो मिथक ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए ही खुद को भारत रत्न क्यों दिला दिया। और इसके समर्थन में एक फ़ोटो भी साथ में चलता है जो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे आता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत रत्न का मैं इसका नाम रख देता हूँ, भारत रत्न का जो मेडल है नेहरू जी के गले में पहना रहे हैं। वो बिल्कुल फ़ोटो सच्चा है, उसमें कहीं कोई झूठ नहीं है। नेहरू जी को उनके जीते जी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ही भारत रत्न मिला है। लेकिन उन्होंने लिया नहीं, उन्हें दिया गया है। तो आप कहेंगे तो ज़बरदस्ती का जस्टिफिकेशन हो रहा है, तो थोड़ा कथा सुन लीजिए। सन 55 की संभवतः बात है या जिस साल वो दिया गया उसी साल की बात है, वो आप क्रॉस चेक कर लेंगे। नेहरू जी गए हुए थे अमेरिका। और अमेरिका में कोई, क्योंकि तमाम तरह की चीज़ों में उनका हस्तक्षेप नेहरू जी का था, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के वो बहुत बड़े नेता थे। आज से हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि भारत एक गरीब देश है या विकासशील देश है, तो उसके प्रधानमंत्री की उतनी बड़ी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हो सकती है या नहीं हो सकती। नेहरू की वो भूमिका थी क्योंकि हम इतने बड़े एम्पायर को हरा के, गांधी और नेहरू का देश था, तो उस गांधी की विरासत के आदमी थे, तो वर्ल्ड लीडर थे, इसलिए उनका उस तरह का एक हैसियत थी और वो वहाँ गए थे। तो वो दौरा बहुत सफल रहा, उसकी पूरी इंटरनेशनल मीडिया में बहुत तारीफ हुई, भारत में भी तारीफ हुई। तो जब नेहरू जी लौटे वहां से, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि राष्ट्रपति थे, वो सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए एयरपोर्ट गए और उन्होंने नेहरू जी को रिसीव किया। नेहरू जी हालांकि उनको प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए हमेशा ही मना किया करते थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी उस जमाने के लोग सिर्फ पदों से तो बंधे नहीं होते थे, तो वो तो मानवीय गरिमा के लोग भी थे। उन्होंने रिसीव किया और अगले दिन राष्ट्रपति भवन में एक डिनर, एक रात्रि भोज का आयोजन राष्ट्रपति ने किया। प्रधानमंत्री भी गए, बाकी नेता भी आए। तो रात्रि भोज चल रहा था और लोग अपनी बातचीत कर रहे थे। इसी के बीच में अचानक राष्ट्रपति ने कहा कि मैं एक बड़ी घोषणा करना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। तो राष्ट्रपति ने घोषणा की कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न देने की घोषणा करता हूँ। और उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि यह निश्चित तौर पे एक स्थापित एक तरीका होता है, सरकार होती है, उसकी कैबिनेट होती है, वहाँ से भारत रत्न या इस तरह के पद्म सम्मान पाने वालों की सूची फाइनल होती है, फिर वो राष्ट्रपति भवन को आती है, राष्ट्रपति उसे अप्रूव करता है। लेकिन चूंकि जवाहरलाल नेहरू खुद प्रधानमंत्री हैं, तो वो स्वयं अपने हाथ से कभी अपना नाम भेजेंगे नहीं। और इस समय इस मुल्क में इनसे बड़ा भारत रत्न तो कोई है नहीं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं राष्ट्रपति रहते हुए ये गौरव छोड़ूं, तो मैं सारे प्रोटोकॉलों को, सारी परंपराओं को तोड़ते हुए इन्हें राष्ट्रपति ये भारत रत्न देने की घोषणा करता हूँ। और वो घोषणा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कर दी। जाहिर राष्ट्रपति और सब बातें थी, तो उनका सम्मान भी रखना था और उसी योग्य भी थे, सबने कहा। उसके बाद नेहरू जी ने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए भारत रत्न स्वीकार किया। ये तो एक कहानी सिर्फ मैंने बताई कि चीजें, एक तस्वीरें या कोई भी चीज कैसे कहीं से कहीं ले जा सकती है। कुछ और तस्वीरें आपने देखी होंगी नेहरू जी की, जिसमें एक नव युवती को वो किस कर रहे हैं, ऐसी तस्वीर भी आती है। वो तस्वीर झूठी नहीं है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि वो महिला कौन है। उस तस्वीर में वो महिला नयनतारा सहगल है, जो उनकी छोटी बहन, नेहरू जी की बहन, उनकी बेटी है, माना उनकी भांजी है। और अमेरिका या कहीं दौरे पे गई थी, तो वो आ जाती हैं, तो वो आके मिल रही हैं अपने मामा से, भांजी गले लिपट रही है और उन्हें प्रेम कर रहे हैं। उसको जो कुत्सित आंखें हैं, जो छोटी सोच है, जिन्हें हर चीज गोबर देखने की आदत है, उन्होंने उसका भी कुछ का कुछ कर दिया। ऐसी ही चीजें बनाने की बड़ा सुंदर सिलसिला अपने मुल्क में चलता रहता है।
लेकिन मैं कहूँगा कि अब इन चीज़ों को छोड़ते हैं, ये जो कीचड़ उछालने का काम है, इस सबसे क्या रखा है। अब हम आते हैं कुछ बुनियादी चीज़ों पे, जैसे एक चीज़ आजकल और एक शख्स को और नेहरू जी के बरक्स खड़ा किया जाता है और नेहरू जी पे वंशवाद का आरोप लगाया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री। लोग ये कहते हैं कि वो तो इंदिरा गांधी को आगे बढ़ाना चाहते थे, ऐसा करना चाहते थे। लेकिन अगर ज़रा इतिहास में ईमानदारी से थोड़ा पीछे जाएँ तो पता चलेगा कि लाल बहादुर शास्त्री और नेहरू जी के रिश्ते क्या थे। तो जिस दिन निधन हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू का, उस दिन का न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार जो अगले दिन छपा जिसमें उनकी मृत्यु की खबर छपी, उस खबर को अगर आप पूरा पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ किसी को पता रहा हो या ना रहा हो, दुनिया को पता था कि नेहरू का वारिस कौन है। उस खबर में साफ-साफ लिखा हुआ है कि यहीं ये भी जोड़ते चलूँ कि नेहरू जी की मृत्यु को लेके भी बहुत तरह की बातें चलती हैं। उसमें कहा जाता है कौन-कौन सी बीमारियाँ जो लोगों के दिमाग में ऐसा होता क्या है कि जो जिस तरह की प्रवृत्तियों के लोग होते हैं, उन्हें सब में वैसी ही प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं। तो उनको लेके बहुत सी बातें कही जाती हैं। क्योंकि पहले मृत्यु को बताता हूँ, फिर मृत्यु की खबर के माध्यम से लाल बहादुर शास्त्री का बताता हूँ। किसी बीमारी से उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, वो बहुत फिट आदमी थे और कोई गुप्त जैसी बातें कहते हैं कि ये बीमारी हो गई थी, जो था सब जग जाहिर था। बुजुर्ग थे, 10 साल जेल में रहे थे। सबसे ज़्यादा कोई आदमी जेल में रहा कांग्रेस के नेताओं में से महात्मा गांधी, पटेल सबसे बहुत ज़्यादा 10 साल करीब नेहरू जी जेल रहे, लाठियाँ खाई, डंडे खाए, सिर्फ एक सिंबॉलिक नहीं खाए, वास्तव में खाए। तो शरीर है, स्वास्थ्य कितना चले। तो उन्हें करीब 6 महीने पहले कोई अटैक पड़ा था, पैरालिसिस जैसा। उनके पाँव में तकलीफ हो गई थी, थोड़ा-सा वो पाँव खींच के चलने लगे थे और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, उस दिन वो शिमला से दिल्ली आए थे, शाम को आ गए थे। शाम को आए, वो स्वस्थ थे, बढ़िया। रात में उन्होंने रात्रि भोज किया, जो थोड़ा-सा खाना वो खाते थे, समय से सो गए। सुबह 6 बजे के आस-पास उन्हें हार्ट अटैक आया, उससे उनकी तबीयत खराब हुई और उन्हें उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और 12 या 2 बजे के बीच उनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ये उनकी मृत्यु की सीधी-सीधी कहानी थी। अब जब ये उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो खबर में न्यूयॉर्क टाइम्स अगले दिन छपी, उसमें लिखा कि नेहरू जी पिछले 6 महीने से थोड़ा-सा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो उनके कमज़ोर स्वास्थ्य में लाल बहादुर शास्त्री ही बराबर सारा राजकाज सँभाल रहे थे। वो एक तरह से de facto मंत्री थे और उन्हें बाकायदा नेहरू जी बाहर से लेके शायद पहले यूपी में भी मिनिस्टर रहे शास्त्री जी। उन्हें वहाँ से ले आए थे और बिना विभाग का मंत्री उन्हें बनाया था। उनके पास कोई विभाग नहीं दिया था, वो पीएमओ में अटैच थे और पीएमओ का सारा काम देख रहे थे। और उसमें ये भी लिखा कि चूँकि मोरारजी देसाई थोड़े राइट विंगर हैं और मेनन थोड़े से लेफ्ट विंगर हैं, ये दोनों नाम चल ज़रूर रहे हैं, लेकिन अंततः लाल बहादुर शास्त्री ही प्रधानमंत्री बनेंगे क्योंकि नेहरू के सबसे करीबी थे और नेहरू से जुड़े हुए थे, तो शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनना है। बाद में शास्त्री जी ही प्रधानमंत्री बने और अगर थोड़ा-सा और पत्राचार लंबा देखें तो शास्त्री जी सबसे क्लोज़ थे नेहरू जी के। तो वो वैसा उनकी कोई मर्ज़ी नहीं थी कि वो अपनी बेटी को राज सिंहासन सौंप दें, वो शास्त्री जी को उन्होंने ग्रूम किया था और शास्त्री जी उस वक़्त पे ये दुर्भाग्य रहा कि शास्त्री जी का लंबा जीवन नहीं हुआ और उनकी 2 साल में मृत्यु हो गई, 2 बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी। तो ये भी एक उनके इर्द-गिर्द फैलाया जाता है, नेहरू जी के आस-पास। अब हम कुछ और चीज़ों में चलते हैं चूँकि फ्रंट के साथी तो बहुत से एग्रेसिव भी हैं और बहुत चीज़ों में जुड़े रहते हैं, आंदोलनों में शामिल रहते हैं। तो सबसे पहले मैं भगत सिंह से किस्सा शुरू करता हूँ कि कांग्रेस के नेताओं में नेहरू भी ऐसे थे, जो भगत सिंह से बराबर जुड़े हुए थे। भगत सिंह को जब जेल हो गई जी में जेल में थे और वो जिस तरह का सॉरी जो एंग्लो इंडियन या शायद अंग्रेज कैदियों को जिस तरह का खाना मिलता था, वैसा भारतीय कैदियों को नहीं मिलता था, उसके लिए उन्होंने सत्याग्रह भी किया था, भूख हड़ताल पे थे। तो उनसे मिलने नेहरू जेल गए और सरकार को अर्जियाँ देना, जो बात करने से पूरी कोशिश की गई, जितनी सज़ा कम से कम हो सके वो हो जाए। क्योंकि यहाँ ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि सरदार भगत सिंह को फांसी की सज़ा केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के लिए नहीं मिली थी। उन्हें फांसी की सज़ा सैंडर्स की हत्या के जुर्म में मिली थी। और एक बात और तो उसमें ये लगता है कि उन्होंने वो माफ़ी के लिए नहीं किया, गांधी जी ने प्रयास नहीं किया। तो उसमें भी ये देखना चाहिए कि माफ़ी के लिए एक तो ये होता है कि कोई व्यक्ति माफ़ी माँगे, जैसे और कुछ लोग वीर कहलाते हैं, नेता हैं। उन्होंने कई बार लिख-लिख के माफ़ियाँ माँगी, तो उन्हें अंग्रेज़ों ने माफ़ी दी। सरदार भगत सिंह असली के वीर थे, वो माफ़ी माँग ही नहीं सकते थे। जो आदमी अपना माफ़ीनामा लिखेगा ही नहीं, उसपे क्या आगे चर्चा हो। लेकिन नेहरू उसमें बराबर लगे रहे और जेल में जाके भगत सिंह से मिले। भगत सिंह भी यही कहते थे कि भारत में अगर किसी को लीडरशिप मिलनी चाहिए, तो नेहरू को मिलनी चाहिए। और भगत सिंह को जब फांसी हो गई, उसके बाद का अगर तकरीर पढ़ें आप नेहरू की, तो अगर महात्मा गांधी के बाद अपने पूरे जीवन में
नेहरू ने किसी की इतनी तारीफ की है, वो सिर्फ सरदार भगत सिंह है। और वो बार बार कहते हैं कि आज ये सरकार, जब ये जाने वाले थे उसके गोलमेज सम्मेलन के लिए भी जाने वाले थे, इरविन समझौता भी होने वाला था, तो गोलमेज सम्मेलन से पहले नेहरू कह रहे हैं कि जब हम बात कर रहे होंगे अंग्रेजों से, तो अंग्रेजों और कांग्रेस के बीच में भगत सिंह की लाश पड़ी होगी, पहले इसका न्याय करना होगा, इस तरह का। और वो कहते हैं कि ये इतना नौजवान लड़का है और उसने जो बहादुरी दिखाई है और जो ताकत दिखाई है, आज घर घर में उसके नाम के लोग बिल्ले लगा रहे हैं, घर घर में उसका नाम लिया जा रहा है, हर बच्चा उसको पहचानता है, वो इतना मशहूर हो गया है। तो क्यों हो गया है? क्योंकि उसमें जबरदस्त बहादुरी थी और इतना मतलब कि जो तारीफ की कोई भी सीमा हो सकती है, और दिल से, ऐसा नहीं कि कोई प्रोपेगेंडा हो रहा। और नेहरू उनकी तारीफ कर रहे हैं अपने कंठ से, और बाद में ये कहते हैं लेकिन हमारा रास्ता अलग है, हमारा रास्ता गांधी का रास्ता है। और रास्ता इसलिए अलग है कि हम चाहते हैं कि भगत सिंह जैसे नौजवान जिए और मुल्क की सेवा करें, मुल्क को आज़ाद कराएं और आज़ाद कराने के बाद भी इसकी खिदमत करें। अगर इस तरह से बंदूक चला के हमारे लड़के मारे जाते रहे तो फिर इस देश में लड़ाई कौन लड़ेगा? और हम कांग्रेस की आलोचना भी करते हैं। तो भगत सिंह की बहादुरी को सलाम करते हैं और ये कहते हैं कि हमारा रास्ता अलग है। एक दूसरे शख्स का जिक्र भी आता है जिनको लेके नेहरू जी की बहुत तुलनाएं होने लगती हैं कि वो होते तो क्या होता है। वो है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को लेके तो वो सबसे बड़े मिथक पुरुषों में से बने, लेकिन उनका भी अगर आप देखें तो ये दो यंग लीडर कांग्रेस की सेकंड लीडरशिप है। तो गांधी जी हो गए, गांधी के पटेल उम्र में 7-8 साल छोटे हैं गांधी से, तो गांधी हैं, पटेल हैं, मौलाना आज़ाद छोटे हैं लेकिन पहले से एक्टिव हैं, मौलाना आज़ाद हैं। और उसके अलावा नेताओं में कहें तो मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, ये सब सीनियर लोग हैं। तो नई जनरेशन कांग्रेस की सेकंड जनरेशन है नेहरू महात्मा गांधी के बाद की, तो वो हैं नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। और ये एक भाषण में जिक्र करते हैं कि 5-7-8 साल छोटे थे, दोनों ने साथ साथ अपना काम शुरू किया। जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया 1920 वाला, तो उसमें जो बड़ी कामयाबी थी गांधी की, दो बड़ी कामयाबी किसी लेखक ने लिखा, मैं नाम मिस कर रहा हूँ उस किताब का, तो उसमें दो बड़ी कामयाबी उनके हाथ आई। एक कि साहब मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने वो कोर्ट का काम करना छोड़ दिया, मैंने वकालत छोड़ दी। सबसे बड़े बैरिस्टर थे, सबसे अमीर और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले वकील मोतीलाल जी थे। तो उन्होंने गांधी की पुकार पर सब पैसा, मकान, प्रैक्टिस सब छोड़ दिया। और सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस, जो आज आईएएस कहलाता है, आईसीएस नौकरी उन्हें जो मिलने वाली थी, वो सब छोड़ के चले गए, राष्ट्रीय विद्यालय बना, उसके प्रिंसिपल हो गए। तो ये दो बड़ी चीजें हैं। मैंने तो उसी समय नेहरू आ रहे हैं गांधी जी के पास, उसी समय सुभाष आ रहे हैं, और ये दोनों नेता साथ साथ ग्रुप करते हैं। जब कांग्रेस में ये बात हो रही थी, जब गांधी जी शुरू में आए तो शुरू में तो बात यही होती थी कि हमें ब्रिटिश क्राउन के अधीन ही ऑटोनॉमी मिल जाए। स्वराज का मतलब वो जो तिलक स्वराज की जो हम कहते हैं ना कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम पाके रहेंगे, तो लोकमान्य तिलक का बहुत मशहूर कथन है। लेकिन उस जो स्टेटमेंट में स्वराज का अर्थ ये नहीं है कि भारत आजाद की बात नहीं कह रहे हैं तिलक, उस स्टेटमेंट में कम से कम उसका मतलब है कि ब्रिटिश क्राउन के अंदर हमें सर्टेन ऑटोनॉमी मिल जाए और हम अपनी सरकार चलाए, उस तरह के स्वराज की बात है। तो जब 20 बीतता है और 29 के आसपास तक पहुंचे तो दो नेता आगे आके 27 में 28 में आवाज बुलंद कर रहे हैं, नेहरू और सुभाष, कि हम संपूर्ण आजादी से नीचे कुछ नहीं चाहते। और 1929 में जब नेहरू रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट का मतलब मोतीलाल नेहरू की बनाई हुई रिपोर्ट, जिसमें डोमिनियन स्टेटस की भारत के लिए मांग की जा रही है, तो सुभाष चंद्र बोस उसका विरोध करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस के प्रस्ताव का समर्थन में जवाहरलाल नेहरू खड़े होते हैं और अपने बाप की रिपोर्ट की आलोचना करते हैं। और आलोचना ऐसे नहीं करते, बड़े मुखर शब्दों में करते हैं। वहाँ गांधी जी से भी वो खपा है और वो कहते हैं कि अगर कभी मौका आए तो ये जो गांधी जी बैठे हैं ये तो बागियों के सरदार होंगे, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे ये जो लड़के मर रहे हैं, हम जो कुर्बानियां दे रहे हैं, क्या हम डोमिनियन स्टेटस के लिए दे रहे हैं या आज़ादी के लिए दे रहे हैं? क्या इस घर में जाके कोई किसी गरीब आदमी से, आम आदमी से पूछे, वो डोमिनियन स्टेटस शब्द तक नहीं जानता है, क्या वो अपने बच्चों को मरने के लिए इस डोमिनियन स्टेटस के लिए भेज रहा है? तो अगर हमारी इतनी कुर्बानियां, इतने जुल्म सहने के बाद हमारे सिर पे ये नेहरू रिपोर्ट लाद दी गई है, अपने पिता की रिपोर्ट के लिए नेहरू कह रहे हैं ये नेहरू रिपोर्ट लाद दी गई है, और मैं इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध करता हूँ और मैं सुभाष के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ पूर्ण आजादी के। उसके बाद मोतीलाल जी भी खड़े हुए। मोतीलाल जी ने कहा कि हाँ, हमेशा नौजवानों को यही लगता है कि बूढ़े तो धीरे धीरे चल रहे हैं। और वो झगड़ा इतना हुआ कि लगभग मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू का बोलचाल, मोतीलाल जी ने बातचीत करना बंद कर दी, लेकिन मन में बहुत प्यार करते थे बेटे, सारी बातें थी। तो ये दो नेता सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ये पूर्ण आजादी की बात कर रहे थे। फिर बाद में 1930 में
1930 में आया, फिर जो लाहौर अधिवेशन होता है वहाँ पूर्ण स्वराज की मांग नेहरू करते हैं, उन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है। तो जब ही कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग मानी, तभी लीडरशिप गांधी ने उठा के नेहरू को सौंप दी, साथ में सुभाष, और ये दोनों नेता ग्रूम कर रहे हैं। फिर सर 35-37 वाले वो चुनाव शुरू होते हैं, उन चुनावों में ये दोनों यंग नेता पूरे देश घूमते हैं। नेहरू ज्यादा घूमते हैं, सुभाष थोड़ा कम घूमते हैं, और सुभाष खासकर बंगाल की अस्मिता का प्रतीक बन चुके हैं और वो आगे चले जा रहे हैं। और ये दो नई लीडरशिप उभर रही है, दोनों से गांधी का बहुत प्यार है। लेकिन उसको, और उसी समय फिर इसके बाद ये होता है, नेहरू तो सर्वमान्य नेता हो ही गए, 1934 में गांधी ने अपना वारिस भी घोषित कर दिया। लेकिन 37-38 में वो अध्यक्ष, कांग्रेस का अध्यक्ष का पद सुभाष चंद्र बोस को मिलता है। इस तरह से पूरी लीडरशिप एक तरह से कांग्रेस की आ जाती है दोनों युवा नेताओं के हाथ। लेकिन यहाँ से टकराव शुरू होता है गांधी और सुभाष चंद्र बोस का, जिसमें ये बात आती है, एक अहिंसा की बात आती है, एक फासिज्म यानी जर्मनी और हिटलर को लेकर रुख की बात आती है, भारत में सिर्फ सत्ता परिवर्तन करना है या व्यवस्था परिवर्तन करना है, इसकी बात आती है। और इसको लेकर बहुत गहरे और बहुत सैद्धांतिक मतभेद सुभाष और गांधी के बीच में होते हैं। और उस लड़ाई में गांधी के सिपाही सालार सरदार पटेल हैं और बाकी सारे एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी की मीटिंग है, वो 12 लोग करीब सब इस्तीफा देते हैं सुभाष की अध्यक्षता में काम करने से। सुभाष भी बहुत खफा है। उस पूरे मामले में नेहरू एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो सुभाष को भी समझा रहा है, गांधी जी को भी समझा रहा है, बाकी लोगों से बात कर रहा है, लेकिन बात अब तक बन नहीं पाई। लेकिन अंत में उनके दोस्त उसमें रहते वही हैं बीच में। और इस किताब में भी मैंने नेहरू मिथक और सत्य में इसका पूरा प्रसंग है, 3 चैप्टर सुभाष चंद्र बोस पे लिखे हैं। फिर चीजें आगे बढ़ती हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है, सुभाष चंद्र बोस बाहर चले जाते हैं और फिर उनके वो मृत्यु की खबर सन 45 में आती है। उस पर आज तक संदेह है कि हुई या नहीं हुई। लेकिन इसके बाद का आप पढ़िए, इसके बाद उनकी पत्नी जर्मन महिला से उन्होंने शादी की थी सुभाष चंद्र बोस ने, उनकी पत्नी जर्मनी में रह रही, उनकी बेटी है। तो जो सरदार पटेल अब तक आक्रामक थे सुभाष बोस को लेके गांधी की तरफ से, उन्हें और वो जवाहरलाल नेहरू जिन पर तमाम इल्जाम लगते हैं, वो दोनों बैठ के कह रहे हैं कि इनके परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाई जाएगी। उसमें पटेल लिखते हैं नेहरू को कि शरद चंद्र बोस, जो कि सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे, तो शरद चंद्र बोस ने तो उनकी फैमिली से कोई भी रिश्ता रखने से मना कर दिया है, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फिर नेहरू और वो एक ट्रस्ट बनाते हैं, फिर पूरा इंतजाम करते हैं किसी तरह से पैसा फंड उनके पास रेगुलर उनके परिवार के पास जाए। ये भी इंश्योर करते हैं कि चर्चाएं ज्यादा बाहर किसी को पता ना चले। फिर आजाद हिंद फौज के जो सिपाही आए थे उनके लिए कमेटी नेहरू बनाते हैं, खुद मुकदमे लड़ते हैं, कैसे कैसे करके उन सबको बरी कराते हैं। और क्या बात सुभाष के बारे में करते हैं कि उनसे बड़ा कोई आज़ादी का सबूत नहीं, हमारे रास्ते अलग हैं, मैंने जीते जी उनकी आलोचनाएं भी की हैं, हम लोग रास्ते अलग हो गए हैं, और वो मुझे हमेशा बड़ा भाई ही मानता था, हम लोग पिछले 25 साल से साथ ही काम कर रहे हैं। और फिर उनके परिवार के लिए नेहरू और पटेल बहुत कुछ करते हैं। ये चीजें आपको नहीं बताई जाएंगी, ऐसे बताई जाएंगी जैसे सुभाष चंद्र बोस से इनका बड़ा झगड़ा हो। तीसरे शख्स को मैं अब जिक्र कर लूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल का जिक्र तो ऐसे आता है जब भी आएगा कि पटेल और नेहरू का जन्म तो एक दूसरे से दुश्मनी करने के लिए हुआ। तो पहले तो मैं एक किस्सा आपको ये सुना दूं, बाकी सब सुनाने से पहले। अब तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बहुत बड़ा मूर्ति, भारत की सबसे बड़ी मूर्ति बन गई है, वहाँ पे सरदार पटेल की दुनिया के लोग देखने भी आते होंगे। लॉकडाउन खत्म होगा हो सकता है हम लोगों को मौका मिले हम भी देखें। लेकिन उनके पहले स्टैच्यू का उद्घाटन गोधरा में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सरदार पटेल के पहले स्टैच्यू, पहली मूर्ति का उद्घाटन तब पटेल भी जिंदा थे और नेहरू भी जिंदा थे, खुद नेहरू ने किया था, और पटेल के जीते जी उनकी मूर्ति बन गई थी, उसका हुआ था। और वहां जाके नेहरू ने ये कहा था कि मुझे ये पसंद नहीं है कि किस तरह के बुत बनाए जाएं, मैं तो गांधी जी के बुत बनाना ही पसंद नहीं करता। और गांधी जी खुद भी कहते थे किसी के बुत मत बनाओ, क्योंकि बुत बनाने के बाद होता क्या है कि हम उसमें माला डाल देते हैं और सोचते हैं कि हमने अपना दायित्व का निर्वाह कर दिया। असल बात यह है कि हम उन बातों को समझें जो उस व्यक्ति ने कही है। उसी भाषण में उनके मूर्ति का अनावरण करने के बाद कहते हैं कि मैं और पटेल पिछले 30 साल से भारत की राजनीति में एक साथ काम कर रहे हैं, हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई साथ लड़ी है और अब हम सरकार में भी एक साथ हैं, और हम दोनों के मतभेदों की बहुत सी बातें कही जाती हैं और वो गलत नहीं है, कई जगह हमारे मतभेद हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि हम लोग अलग हैं, हम और वो साथ मिलकर काम करते आए हैं और आगे साथ मिलकर काम करते जाएंगे। ये उनका पहले गोधरा शहर में उनकी मूर्ति के अनावरण के समय नेहरू ने कहा। ये तो एक बात। लेकिन उनको साथ को देखो तो पूरा बराबर, क्योंकि गांधी ने अपने सेवक जो अपने साथी थे उनको अलग अलग काम सौंपे थे। नेहरू थे असल में उत्तर प्रदेश के नेता, और उत्तर
उत्तर प्रदेश के किसानों के नेता। आपको जान के ताज्जुब होगा कि आज हमारे दिमाग में एक छवि बनी है कि अंग्रेजी दाँ एक आदमी है जो विदेश से आता है, जो जाने किस बग्घी पे चलता है और बड़े ठाठ से रहता है, उसका किसानों से क्या रिश्ता हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि नेहरू ने कभी बहुत बड़ी वकालत नहीं की, उस आते ही माने लड़कपन से निकले और नेता बन गए और किसानों के साथ काम करने लगे। और यूपी के किसानों का खासकर इलाहाबाद बड़ा सेंटर हुआ, प्रतापगढ़ और सारे इलाकों में बड़े-बड़े आंदोलन हुए, उनके सब जिक्र नेहरू ने भी किया है, गांधी ने भी किया है, अन्य जगह भी मिलेगा। और उनसे जुड़ते-जुड़ते नेहरू किसानों के नेता बन के फिर कांग्रेस के नेता बन गए। पटेल का उल्टा है, पटेल बैरिस्टर थे, बड़े बैरिस्टर, किसान के बेटे थे लेकिन किसान नहीं थे, बड़े बैरिस्टर थे। गांधी से उनकी मुलाकात भी हो गई, उसके बाद भी वो बैरिस्टरी करते रहे। उन्हें लंबा समय लगा, उन्होंने अपना कोट उतारने में लंबा समय लिया गांधी से करने के बाद, फिर वो किसानों के नेता बने। तो वो वहाँ किसानों को नेतृत्व देते थे। गुजरात में नेहरू देते थे, यूपी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेता बने बिहार के। तो ऐसे अलग-अलग जगहों के नेता उन्होंने चुने थे, उनको कंपटीशन नहीं था, सब अपने-अपने दायरे में काम कर रहे थे। तो उसमें इन और वो सारी लड़ाइयाँ होती रहीं। क्लैश या विचारों की मतभिन्नता शुरू हुई है जब आज़ादी का समय नज़दीक आ गया और हिंदू-मुस्लिम विषय पर खासकर नेहरू और पटेल के विचारों में भिन्नता आई। और वो भिन्नता ऐसी थी बुनियादी कि नेहरू का और गांधी का ये मानना था कि मुल्क बढ़ चुका है, हिंदू मेजॉरिटी जो भूभाग है उसे हम भारत अब कह रहे हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी जो भूभाग है उसे हम पाकिस्तान कह रहे हैं। तो नेहरू और गांधी का मानना था कि ये मेजॉरिटी कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि माइनॉरिटी को भरोसा हो, वो अपने आप को महसूस करे, ये मेजॉरिटी की जिम्मेदारी है। जबकि पटेल का ये कहना था कि जो लोग कल तक पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, हम आज ये कैसे मान लें कि आज जो पाकिस्तान बन चुका है कि रातों रात उनके दिल बदल गए होंगे, वो भारत में रह तो गए हैं लेकिन क्या उनके मन में पाकिस्तान नहीं होगा। तो वो कई बार ये कहा करते थे कि उन्हें अपनी देशभक्ति को सबूत भी देना चाहिए, साबित भी करना चाहिए। और ये बात मैं बना के नहीं कह रहा हूँ, ये नेहरू और नेहरू और सरदार पटेल दोनों की पत्राचार में आपको लिखित में दोनों से मिल जाएगी। यही मतभेद दोनों के बढ़ते जा रहे थे, पदों की दोनों को लालसा नहीं थी। तो गांधी जी का जब अंतिम उपवास पूरा हो गया तो 14 जनवरी के आसपास पत्र लिखा, एक पत्र नेहरू ने यहाँ से लिखा कि मैं अब यहाँ काम, मैं और पटेल साथ मिलकर काम नहीं कर सकते और हमारे मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहता हूँ। और वो पत्र उन्होंने गांधी जी को भेजा और उसकी एक प्रति सरदार पटेल को भेजी, जैसे आजकल हम लोग ईमेल पे भेजते हैं ना, टू और सीसी, इस तरह से उन्होंने एक पत्र वहाँ भेजा। तो जब ये प्रति पटेल को मिली तो पटेल ने भी एक पत्र भेजा गांधी जी को और उसमें उन्होंने यही कहा कि भाई मैं ही इस्तीफा दे देता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि दिक्कत आए। और उन्होंने ये 2 बातें और लिखी। एक तो क्या हो रहा है कि मीडिया आजकल बार-बार मेरे और आपके मतभेदों की बात बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है और बार-बार आपको मेरे बचाव में उतरना पड़ रहा है। पटेल गांधी को लिख रहे हैं, आपको बार-बार मेरे बचाव में उतरना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने बहुत लड़ाई कर ली, अब मुझे आप जाने दें, मुझे आज़ाद कर दें। और जहाँ तक प्रधानमंत्री पद का सवाल है तो या गद्दी पर रहने का है तो वहाँ नेहरू को ही रहना चाहिए, क्योंकि नेहरू के पास नेहरू एक तो हम लोगों से उम्र में छोटे हैं, उनके पास दूसरा पूरे दुनिया का अनुभव है और पूरा देश उन्हें नेता मानता है। तो मैं तो चाहूँगा पद छोड़ना है तो मैं ही छोड़ देता हूँ, नेहरू कुर्सी पे रहें। दोनों ने ऐसी ही बातें लिखी और गांधी ने कहा कि ठीक है, मैं इसका फैसला करता हूँ, तुम 2 में से एक ही रहेगा। लेकिन समय का पहिया तो बड़ा विचित्र है, पहिया घूमा और वो मुलाकात नहीं हो पाई जिसमें नेहरू, गांधी, पटेल तीनों को एक जगह बैठना था, वो नहीं बैठ पाए। होते करते 30 जनवरी 1948 की मनहूस तारीख भी आ गई। उस दिन पटेल और उनकी बेटी दोनों गांधी जी से आखिरी विजिटर्स में से वही बैठे थे, लंबी बातचीत होती रही और फिर पटेल चले आए। पटेल के निकलने के बाद नाथूराम गोडसे ने कांड कर दिया, गांधी जी की हत्या हो गई। अब जब नेहरू वहां पहुंचे, बातचीत हुई, पटेल ने कहा, नेहरू को बताया, कुछ दिन पहले हमारा तुम्हारा पत्राचार हुआ था, बापू से बात हो रही थी, तो बापू ने कहा था कि ठीक है, वो तय कर लेंगे कि तुम में और मुझ में से किसको सत्ता में रहना है, लेकिन मृत्यु से पहले की आखिरी बातचीत में बापू ने मुझसे कहा है कि हमें किसी भी सूरत में साथ मिलके ही काम करना है। और यही बात दोनों गले मिलकर फुट-फुट के रोने लगे। लेकिन साहब ये घटना हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे की है, उसी दिन की। इसी बीच एक घटनाक्रम और घटता बड़ा इंपॉर्टेंट। कोई कम्युनिस्ट नेता थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ,
उन्होंने सरदार पटेल को किसी रूप में आरोप लगा दिया कि गांधी की हत्या के लिए दोषी है। और जयप्रकाश नारायण ने भी कोई ऐसा बयान दिया जो सरदार पटेल को नागवार गुजर गया, और उनको सीधा सीधा था कि चूंकि आप गृह मंत्री थे, आप सुरक्षा नहीं दे पाए, तो बापू की हत्या के लिए आप जिम्मेदार हैं। और पटेल भी स्वाभिमानी व्यक्ति थे, तथा लड़ ही रहे थे, कोई पदों के लिए तो लड़ नहीं रहे थे। उन्होंने अपना इस्तीफा लिखा, और वो इस्तीफा उन्होंने मणिबेन को दिया जो उनकी बेटी थी, और वो इस्तीफा उन्होंने वी शंकर को दिया कि आप जाके ये इस्तीफा प्रधानमंत्री को दे आइए। वी शंकर निजी सचिव रहे सरदार पटेल के, और ये उन्होंने ही पूरा ब्यौरा उन्हीं की किताब में मैंने पढ़ा। वी शंकर ने उस पत्र को अपने हाथ में ले लिया और कहा कि नहीं, आप इस्तीफा मत दीजिए। बोले नहीं, लेकिन मेरे ऊपर इतने बड़े इल्जाम लगे हैं। पटेल ने कहा, वी शंकर ने कहा, क्या वो इल्जाम सही है? आपकी आत्मा मानती है कि ये इल्जाम सही है? पटेल ने कहा, नहीं, वो इल्जाम सही नहीं है। तो वी शंकर ने कहा, जब आपकी आत्मा नहीं मानती कि ये इल्जाम सही है और आप इस्तीफा दे दोगे, तो मैसेज ये चला जाएगा कहीं कुछ दाल में काला था। और उन्होंने उस इस्तीफे को अपने पास रखा। जब वो इस्तीफा हाथ में पकड़े हुए ही थे, तब तक नेहरू का एक पत्र, उनका हरकारा एक पत्र लेके पटेल के यहाँ आता है। उस पत्र में लिखा हुआ है कि देखिए, जो हुआ सो हुआ, और ये साफ है कि मेरी आपकी बहुत घनघोर असहमतियां थी, और हो सकता है और आगे भी आ जाएं। लेकिन अब जब गांधी जी इस मुल्क से विदा हो चुके हैं, और सांप्रदायिकता का दानव अपना पूरा मुंह फैलाए हुए है, और पूरे देश को कभी भी जकड़ सकता है, ऐसे में हमारे आपके मतभेद मुल्क को बहुत कमजोर कर सकते हैं। और आप स्वयं बता चुके हैं कि बापू की इच्छा है कि हम और आप साथ काम करें, इसलिए किसी भी सूरत में आपको इन चीजों को नहीं देखना है। मैं और आप साथ हैं, और कभी कोई बात हो तो मैं आपके घर चला आऊंगा, आप मेरे पास आ जाइए, हम बात कर लेंगे। और पटेल ने जब वो पत्र पढ़ा, जब वो इस्तीफा लेकर, उनकी मनोदशा समझिए कि एक इतना बड़ा नायक और उसका समझो पिता तुल्य, गुरु तुल्य गांधी की हत्या हो गई, जो शोक में है, सोग में है। उस समय उसके ऊपर हत्या के आरोप जैसे लगने लगे, और वो इस्तीफा देने जा रहा हो। तब वो प्रधानमंत्री जिससे उसके इस तरह से अदावत चल रही थी, वो उसे पत्र भेजे कि नहीं, आप, तुम मम प्रिय भरता ही सम भाई, जैसे रामायण में हनुमान जी से कहते हैं, हमें साथ रहना है। तो वो जो पत्राचार दोनों का हुआ, उससे ऐसी डोर बंधी। उसके आगे का पत्राचार आप पढ़ें, आगे पूरा सिलसिला देखें। जब जब नेहरू और पटेल के बीच कोई विरोध होता है, तो दोनों में से कोई ये लिखता था कि नहीं, हमें साथ ही रहना है, क्योंकि बापू ने कहा था। और अपनी मृत्यु तक पटेल इस कॉल को निभाते रहे, और नेहरू भी हमेशा उनका सम्मान करते रहे, खुद चल के जाते थे। आप इस तस्वीरें देखें, इसमें पटेल बैठे हुए, नेहरू खड़े हुए हैं। और जब मरने लगे सरदार पटेल, वी.एन. गाडगिल, जो कि नेहरू कैबिनेट में मंत्री थे, बहुत खास थे पटेल के, उनसे भी कह गए कि पंडित जी का हाथ मत छोड़ो। तो उनके रिश्ते तो ये थे। असल बात क्या हो गई है, जो मैंने 3 लोगों का अभी आपसे जिक्र किया, पहले मैंने सरदार भगत सिंह का जिक्र किया, फिर सुभाष चंद्र बोस का जिक्र किया, फिर पटेल का जिक्र किया, लाल बहादुर शास्त्री का मैंने थोड़ा सा जिक्र पहले ही कर लिया है। ये सब एक टीम के मेंबर थे, जो टीम दुनिया की सबसे मजबूत टीम, सबसे बड़े एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर से लड़ रही थी। ये लोग आपस में लड़ने के लिए आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे कि पटेल इसलिए राजनीति में आए हो मुझे नेहरू को निपटाना है, या नेहरू इसलिए आए हो मुझे सुभाष को निपटाना है, या गांधी इसलिए आए हो हमें सबको निपटाना है। ये तो कुछ कुत्सित मानसिकताएं हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कुछ नहीं किया, और कुछ किया तो अंग्रेजियों की चापलूसी, उनके तलवे चाटने का काम किया। जब आपने कुछ किया नहीं, आपका कोई इतिहास नहीं है, तो आप इतिहास के उन्हीं पात्रों को में से कुछ ऐसे ऐसे अंश खंड निकालना चाहते हैं कि जो उन्हें एक दूसरे के आसपास में खड़ा कर दे। इन चीजों से मित्र आजकल बहुत सावधान होने की जरूरत है, इन चीजों पर देखने की जरूरत है। मैंने सिर्फ 3 लोगों के अभी या 4 लोगों के आपको बताए, अभी आपको और जितने मिथक देखने हों वो आप लोग देख सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर बातें उठाई जा सकती हैं, वंशवाद को लेकर बातें उठाई जा सकती हैं, प्रधानमंत्री पद की कुर्सी में बैठने को लेकर बातें उठाई जा सकती हैं, चीन, पाकिस्तान, कश्मीर के विषय पर बातें उठाई जाती हैं। एक फेसबुक लाइव में सारे चीज़ों का जवाब देना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि आसान होता तो मुझे किताब ही क्यों लिखनी पड़ती। तो मैं एक बार आप लोगों के सामने किताब दिखाता हूँ, इन सारी चीज़ों के जवाब मैंने इस किताब में दिए हैं। और एक बार अगर आप लोग चाहें तो मैं सिर्फ इसका पुस्तक क्रम दिखाऊं आपको कि ये इस तरह से सब बनाया गया है। बहुत से, पहला खंड है राष्ट्र का, फिर एक जम्मू कश्मीर का खंड है, फिर सांप्रदायिकता में 6-7 अध्याय हैं,
राष्ट्र निर्माण पर है, समकालीन व्यक्तित्व पर है, भारत चीन युद्ध पे है। सारे विषय जो जो आए हैं वो मैंने इसमें डील किए हैं। तो आज के समय में मैं कहूँगा कि नेहरू को समझने की बहुत ज़रूरत है, और ये जितनी बातें मैंने कही है तो है, उससे बड़ी चीज़ है उस चीज़ को समझना जिस आइडिया के लिए नेहरू खड़े थे। नेहरू हमेशा एक बात समझाते थे जो हमारे लिए आज भी बहुत काम की है, कल भी बहुत काम की थी। वो भारत माता के बारे में हमें समझाते थे। भारत माता कौन है? जब वो गाँव में जाते थे, किसानों से मिलते थे, तो लोग उनका स्वागत करते थे और कहते थे, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, ऐसे नारे लगते थे, आज भी लगते हैं। तो जब ये नारे लगा करते थे तो नेहरू पूछते थे, भाई आपने ये जयकारा जो लगाया है अभी, आप बताइए भारत माता कौन है? तो कुछ किसान कहते थे, ये धरती है, ये हमारी ये हमारी धरती माता ही हमारी भारत माता है। वो कहते ये तो ठीक है, लेकिन और बताइए और कौन है? तो फिर कोई कहता था कि नदी, पहाड़, पेड़, उपवन, ये सब भी हमारी धरती माता है, सब है। फिर वो आखिरी में नेहरू उनसे पूछते थे, अच्छा ये सब तो पहले से थे, जब हम भारत नहीं कहते थे तब भी ये सब चीजें यहाँ ऐसी ही थी, लेकिन ये तो जो भारत भूखंड में जो लोग रह रहे हैं, अगर ये ना हो तो क्या ये पहाड़ कहेगा कि मैं भारत माता हूँ? क्या ये नदी कहेगी? क्या ये धरती कहेगी? तो ये भारत माता तो हम भारत वालों से है ना, हम लोगों से है। तो लोग कहते थे हाँ हमसे है। तब नेहरू आगे जाते थे, कहते थे ये जो आप 36 करोड़ भारतवासी हो ना, यही भारत माता हो। इसका मतलब हम में से हर व्यक्ति भारत माता का एक छोटा छोटा सा टुकड़ा है, छोटा छोटा सा हिस्सा है। तो हम जब भारत माता की जय बोलते हैं तो हम और किसी की जय नहीं बोलते हैं, हम असल में खुद की ही जय बोल रहे होते हैं। तो वो भारत माता और कोई नहीं है, हम लोग खुद ही भारत माता है। जैसे मैं भारत माता हूँ, उसका इतना छोटा सा टुकड़ा, आप जो लोग सुन रहे हैं मुझे, वो भी भारत माता का छोटा सा टुकड़ा है। इसीलिए जब कोई विचार, कोई विषय हमारे समझ में आता, कोई कहता है मैं राष्ट्रवादी हूँ, कोई कहेगा मैं देशभक्त हूँ, कोई कहेगा मैं राष्ट्रभक्त हूँ, तो उससे पूछना पड़ेगा कि भाई जब तू भी भारत है और मैं भी भारत हूँ और यहाँ पैदा होने वाला हर व्यक्ति भारत है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तू तो भारत माता का भक्त हो और मैं ना हो? क्या भारत, मेरा ये हाथ मेरे शरीर के खिलाफ हो सकता है, या मेरा ये हाथ इस शरीर के खिलाफ हो सकता है, या मेरी दो आंखें ऐसे देखने लगे अलग अलग, तो ये भेंगापन नहीं आ जाएगा? यही हमारी दृष्टि में फर्क। इसलिए यहाँ किसी भी धर्म के लोग हैं, किसी भी जाति के लोग हैं, किसी भी इलाके के लोग हैं, वो सब मिलके ही भारत माता है। तो आज अगर नेहरू होते और गांधी होते और इस लॉकडाउन के समय में देश को देख रहे होते, तो जब वो देखते करोड़ों करोड़ों मजदूर पैदल चला जा रहा है, कोई ट्रेन में मर जा रहा है, कोई भूख से मर जा रहा है, कोई साइकिल से गिर जा रहा है, किसी को ट्रक रौंद दे रहा है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, नौकरियां बंद हो रही हैं, मिडिल क्लास में कितने लोग हैं जिनकी तनख्वाहें कट गई हैं, नौकरियां चली गई हैं, आधा भारत तो वैसे ही बीपीएल के नीचे रहता था, आज जाने कितना भारत हो गया है। तो क्या हम भारत माता की जय से कह पाते? असल में तो आज भारत माता ही पीड़ित है ना। अगर मैं और आप पीड़ित हैं और हमारे करोड़ों करोड़ मजदूर भाई पीड़ित हैं, किसान भाई पीड़ित हैं, ये तो भारत माता पीड़ित है। तो ये उनके पाँव में छाले नहीं पड़ रहे हैं, भारत माता के पाँव में छाले पड़ रहे हैं। अगर ट्रक से 20-28 मजदूर ट्रेन से कट जाते हैं और रोटियां वहां पड़ी हुई हैं, तो भूखी भारत माता के ही पाँव के ऊपर से निकली हुई ट्रेन है। इसे हमें समझना होगा, इस संवेदना को जगाना होगा। यही नेहरू की विरासत है। और मैं एक छोटा सा उदाहरण इस किताब से पढ़ देता हूँ, फिर इस बात को विराम दूंगा। भारत माता वाला ही है। एक तो आजादी का मैं पहले पढ़ देता हूँ। आजादी आई, इंडिपेंडेंस आई, किसके लिए आजादी आई, किसके लिए इंडिपेंडेंस आई? क्या वह चंद लोगों के लिए आई, जवाहरलाल के लिए आई, कि उसको आपने चंद रोज के लिए प्रधानमंत्री बना दिया? जवाहरलाल आएंगे और जाएंगे, और लोग भी आते हैं और जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान तो आता ही है, जाता नहीं है और रहेगा। तो फिर सबके लिए, जो हिंदुस्तान के 40 करोड़ आदमी हैं और औरतें हैं और बच्चे हैं, जो आज़ादी के हिस्सेदार हैं, वारिस हैं, इसको, उनको इससे फायदा मिलेगा, तब आज़ादी पूरी होगी। मैंने आज़ादी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि हर आदमी को इसका फायदा नहीं मिलता। और एक बात और इसमें जो है, भारत माता की आज़ादी का मतलब क्या है, भारत माता का मतलब क्या है, भारत की खुशहाली का मतलब क्या है, वो मैं यहाँ कोट कर देता हूँ। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो हम भारत के 30 करोड़ लोगों की जय बोलते हैं। हम उन 30 करोड़ लोगों को आज़ाद कराने की जय बोलते हैं। इस तरह हम सब भारत माता का एक एक टुकड़ा हैं और हमसे मिलकर ही भारत माता बनती है। तो जब भी हम भारत माता की जय बोलते हैं तो असल में हम अपनी ही जय बोल रहे होते हैं। और जिस दिन हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमारे तन पर कपड़ा होगा, हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम मिलेगी, हम सब खुशहाल होंगे,
उस दिन भारत माता की सच्ची जय होगी। यही हम सबका एक ध्येय होना चाहिए। इस किताब में और जगह उन्होंने लिखा है, जब तक हर आदमी को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक हर भूखे पेट में रोटी नहीं पहुंच जाती, जब तक संपूर्ण बराबरी नहीं आ जाती, तब तक मुल्क आजाद नहीं है। और आजादी एक कंटिन्यूस प्रक्रिया है। तो हम सब जो देश को प्यार करते हैं, जो उसे बनाना चाहते हैं, इस महान अभियान में, इस महान मिशन में अपना क्या योगदान देते हैं, इससे तय होगा कि हम कितने बड़े राष्ट्रवादी हैं। ये इससे तय नहीं होगा कि हमने अपनी मोटरसाइकिल पे या कार पे तिरंगा झंडा लगा लिया और लहराते हुए 15 अगस्त 26 जनवरी को से फर्राटे से घूमने लगे, या हमने किसी दूसरे देश को गाली बक दी, या बता दिया कि फला दोस्त बर्बाद हो गया। दूसरों की बर्बादियों पे गाना गाने से कोई मुल्क महान नहीं होता। मुल्क हम अपने इरादे से होंगे, अपनी ताकत से होंगे। और वही बात नेहरू कहा करते थे। आज के फेसबुक लाइव में बहुत इतना ही। मैं आपसे यही कहूँगा कि और बातें जाननी हो तो इस किताब को पढ़ सकते हैं। ये किताब काफ़ी मेहनत के बाद 6-7 साल की मेहनत से मैंने लिखी है, और लगभग सारे मिथकों को खंडन है, और जो चीज़ें आप जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, बहुत सी सामग्री इसमें डाली गई है। तो आप लोग पढ़ें। और आज 56 साल हो गए नेहरू को गुजरे हुए। हम चाहते हैं कि ऐसे कई 56 साल आते रहें और हम उन्हें याद करते रहें, जो मुल्क उन्हें याद करता रहे। नेहरू जी को सच्ची श्रद्धांजलि। नमस्कार।